मूवी के शुरू में हम एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले मरीन फॉर्मर कैप्टन हुआ करता था। एडी पिछले 1 साल से घर पर ही बैठा हुआ है। ये जॉब के लिए बहुत सारी कंपनियों में ट्राई करता है, लेकिन हर जगह से इसे मना कर दिया जाता है। फिर ये एक वेलफेयर लेडी ऑफिसर के पास जाता है और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर एडी से कहती है कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो, इसलिए तुम्हारे लायक हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है। फिर ये लेडी ऑफिसर एडी से कहती है कि एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खाली है। एडी भी इस जॉब को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो एडी को एक पेपर देती है और कहती है कि तुम अपनी जॉब की शुरुआत आज रात से ही कर सकते हो। उधर दूसरी तरफ हम यूएस मार्शल को देखते हैं जो एक गाड़ी में 11 साल की एक लड़की को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले हैं। ये लड़की एक ट्रायल की बहुत बड़ी गवाह है। जब ये इसको लेकर के जाने लगते हैं तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। तभी कुछ गाड़ियां इनका पीछा करने लग जाती है। ये देख करके ये भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस रास्ते को दूसरी गाड़ियों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था और इस रास्ते से सिर्फ इनकी ही गाड़ी गुजरने वाली थी। ये देख करके यूएस मार्शल का कैप्टन अलर्ट हो जाता है। अब ये कुछ करते इससे पहले ही वो गैंगस्टर अपनी गाड़ी की हाई बीम लाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे इनका ध्यान भटक जाता है और उनके सबसे आगे वाली गाड़ी पलट जाती है। फिर वो सारे गैंगस्टर्स अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर इनको मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में ये यूएस मार्शल की टीम के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देख करके वो मार्शल इस लड़की को यहाँ से भागने के लिए कहता है जिसका नाम जेमी है। ये सुनकर के जेमी भी यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी ये गैंगस्टर्स मार्शल को भी बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मार देते हैं। सबको मारने के बाद ये उस जगह को साफ करने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जेमी यहाँ से भाग चुकी है। फिर ये सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हम एडी को देखते हैं जो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि उसे एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई है। फिर रात को एडी जब अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर विंस नाम का एक गार्ड मिलता है। फिर विंस एडी को यहाँ के सारे रूल्स बताता है और उसे कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी कमजोर है, इसलिए हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। फिर वो एडी को लेकर कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर उसे 3 और गार्ड्स मिलते हैं जिनका नाम रॉबी, जॉनी और मैसन है। उनसे मिलवाने के बाद वो एडी को उसकी यूनिफॉर्म दे देता है। एडी विंस से कहता है कि मॉल बंद हो चुका है, फिर भी इतने सारे गार्ड्स क्यों है? तब विंस उसे बताता है कि ये पूरा एरिया क्रिमिनल्स और गैंगस्टर से भरा हुआ है और कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर्स ने इस मॉल पर हमला किया था जिसमें उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए हम सब लोगों को यहाँ पर हमेशा अलर्ट रहना होगा। ये कहकर विंस यहाँ से चला जाता है और ईडी अकेला ही मॉल में घूमना शुरू कर देता है। तभी ईडी ने देखा कि एक लड़की मॉल के दरवाजे को जोर जोर से पीट रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेमी थी जो उन खतरनाक गुंडों से बचकर के यहाँ आई थी। ये देख कर के ईडी ने फौरन दरवाजे को खोला और जेमी को लेकर के अंदर आ गया। जेमी काफी घबराई हुई थी, वो अंदर आते ही बेहोश हो जाती है। अब ईडी और विंस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी इन्होंने देखा कि यहाँ के किसी भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तभी मॉल के दरवाजे पर एक आदमी आया जिसका नाम चार्ली था। उसने अपने आप को जेमी का बाप बताया। अब विंस ने दूसरे गार्ड से जेमी को बाहर लाने के लिए कहा, लेकिन ईडी को चार्ली पर शक हो गया था क्योंकि जेमी जब यहाँ पर आई थी तो काफी डरी और घबराई हुई थी। इसका मतलब था कि चार्ली उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। अब ईडी ने चार्ली से जेमी के बाप होने का सबूत मांगा। तभी जेमी भी यहाँ पर आ गई और उसकी नजर जैसे ही चार्ली पर पड़ी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर घबराकर वो मॉल के अंदर भाग गई। ये देख कर के ईडी समझ गया कि यह आदमी जेमी का बाप नहीं है। असल में चार्ली जेमी का बाप नहीं बल्कि 666 माफिया का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसका बॉस था। जेमी इस खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी, इसलिए चार्ली उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। अब चार्ली ने विंस को पैसों का लालच देकर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर चार्ली ने इन सबको धमकी दी कि यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैं तुम सब के कुत्ते की तरह धुलाई करने के बाद इसी मॉल में जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर चार्ली यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ईडी जिमी को ढूंढने लगा। तभी जेमी खुद ही निकल कर के बाहर आ गई और ईडी से कहने लगी कि प्लीज मुझे उन गुंडों के हवाले मत करना। फिर ईडी उसे बाकी गार्ड्स के पास ले गया जहाँ पर मैशन नाम का एक गार्ड जेमी को जानता था। वो ईडी को जेमी के बाप के बारे में बताने लगा और कहने लगा कि इसका बाप भी 666 गैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने 666 को छोड़कर पुलिस के पास जाकर उनका पर्दाफाश कर दिया। इसलिए 666 के गुंडों ने उसे पकड़कर बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करते हुए मौत के घाट उतार दिया था और ये सब कुछ उन गुंडों ने जेमी की आंखों के सामने किया था। अब जेमी इस चीज की गवाह थी और पुलिस वाले भी इसलिए इसकी हिफाजत कर रहे थे। वो जेमी को गवाह बनाकर पूरी 666 गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते थे। ये सुनकर ईडी भी समझ गया कि जेमी की जान को खतरा है, इसलिए उसने जेमी को एक स्टोरेज रूम में छुपा दिया और उसे हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस दरवाजे को नहीं खोलना है। उधर विंस और बाकी गार्ड्स चार्ली की धमकी से काफी डरे और घबराए हुए थे। उनकी ये सोच कर ही पेंटे गीली हो रही थी कि जब वो मार्शल टीम को बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मार सकते हैं तो कितनी खतरनाक लोग होंगे। लेकिन बाकी गार्ड्स को ईडी के बारे में नहीं मालूम था कि ये कितना खतरनाक आदमी है। इसने फौज में रहते हुए अकेले ही अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था, इसलिए ईडी किसी के बाप से भी नहीं डरने वाला था और चार्ली की धमकी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अब ईडी ने बाकी गार्ड्स को इतना डरा और घबराया हुआ देखा तो कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन सबको अपना प्लान बताया और अपने हाथों से बनाए हुए बॉम्ब मॉल के चारों तरफ लगा दिए। लेकिन जल्दी ही चार्ली ने अपने गुंडों के साथ इस मॉल पर हमला कर दिया और पीछे के रास्ते से इस मॉल के अंदर घुस गए। यहाँ ईडी भी उन गुंडों पर कहर बनकर के टूट पड़ता है और उन पर ऊपर से हमला कर देता है। ईडी कुत्तों की तरह उनको धोते हुए सभी
रूबी को मौत के घाट उतार देता है। तभी एक गुंडा ऊपर के रास्ते से होते हुए विंस के पास पहुंच जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। विंस भी उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा विंस पर भारी पड़ जाता है। अब वो विंस को जान से मारने ही वाला था, तभी विंस की गर्लफ्रेंड रूबी आ जाती है और वो उस गुंडे को मौत के घाट उतार देती है। थोड़ी देर में इन सभी गुंडों का काम तमाम हो जाता है। फिर हम ईडी को देखते हैं जो गार्ड के साथ मिलकर के फिर से प्लानिंग कर रहा है और उन्हें बताता है कि वो फिर से किस तरीके से हमला करने वाले हैं। यहाँ पर ईडी ने बताता है कि अगला हमला बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाला है और वो सभी गार्ड्स को इस मॉल की एग्जिट और एंट्री पर जाने के लिए कहता है और एक गार्ड को छत पर खड़े रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आए तो उस पर फ्लैश लाइट मारना, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमें उनकी मदद की जरूरत है। तभी जेमी बाहर आ जाती है और एडी से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ उनसे लड़ूंगी। अब चार्ली के गुंडे एक दरवाजे को तोड़कर अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तभी अपने सामने वो एक खिलौने को देखते हैं जिसे जेमी ऑपरेट कर रही थी ताकि इन गुंडों का ध्यान भटक जाए। ये देख करके चार्ली अलर्ट हो जाता है। फिर अपने गुंडों से कहता है कि सबसे पहले जेमी का काम तमाम करना है और उसके बाद ईडी को भी ऊपर पहुंचा देना। अब ये गुंडे जेमी को मारने के लिए अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ईडी ने चारों तरफ जाल बिछा रखा था। अब एक एक करके ये गुंडे उस जाल में फंसते चले जाते हैं। उधर रूबी तीर लेकर के उन गुंडों पर हमला कर देती है और ये गुंडे भी रूबी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे रूबी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। उधर मैसन भी एक एंट्री दरवाजे पर खड़े होकर इनके अंदर आने का इंतजार कर रहा है। तभी कुछ गुंडे उधर से अंदर आने की कोशिश करते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। फिर मैसन उन्हें कुत्ते की मौत मारकर उनकी सारी गन्स को ले लेता है। अब ईडी जब मैसन के पास जाने लगता है तभी वो गुंडे उसे देख लेते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी हम बाहर एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो पेट्रोलिंग कर रही थी। ये देख करके ऊपर खड़ा हुआ गार्ड पुलिस पर फ्लैश लाइट मारने के लिए दरवाजे के करीब जाता है। तभी एक स्नाइपर उस गार्ड पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, जिसे ईडी देख लेता है और वो उस गार्ड को आवाज लगाकर उस दरवाजे के पास से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो गार्ड दरवाजे के पास से नहीं हटता और पुलिस पर फ्लैश लाइट मारने की कोशिश करता है। तभी चार्ली का वो स्नाइपर उसकी खोपड़ी में गोली मारता है, जिससे उसका भेजा बिखर जाता है और उस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। ईडी ये देख करके काफी दुखी हो जाता है। फिर वो सभी गार्ड से कांटेक्ट करके उन्हें टॉय फैक्ट्री के पास मिलने के लिए कहता है। अब ईडी वहाँ जाने के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले वो एक गुंडे पर हमला कर देता है। ईडी उसकी बुरी तरीके से धुलाई करता है और उसकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। फिर उसकी गन लेकर उसे गोलियों से भून देता है। अब ईडी उसी गन से दूसरे गुंडों पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उधर रूबी भी टॉय फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए निकलती है, तभी उस पर एक गुंडा हमला कर देता है। अब वो उसे मार करके जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो देखती है कि गुंडे ने विंस पर हमला कर दिया है। वो उस गुंडे को मार करके विंस को बचा लेती है। अब विंस देखता है कि रूबी काफी जख्मी हालत में है और उससे चला नहीं जा रहा, तो वो उसे गोद में उठा करके बाहर भागता है। उधर हम मैशन को देखते हैं जिस पर सारे गुंडे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। मैशन भी उनका मुकाबला करते हुए गोलियों की बरसात कर रहा था। तभी ईडी आ जाता है और वो एक एक करके उन सभी गुंडों का काम तमाम करना शुरू कर देता है। उधर हम चार्ली को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। ईडी को देख करके उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि वो चार्ली के गुंडों पर मौत बनकर के टूट पड़ा था और बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारता जा रहा था। ये देख करके उसका दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में वो ईडी को मारने के लिए अपने आदमियों के साथ उस मॉल में आ जाता है। उधर ईडी और सारे गार्ड्स रूबी के पास जमा हो जाते हैं, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इससे विंस की हिम्मत काफी टूट जाती है, क्योंकि वो रूबी को चाहता था। ईडी भी रूबी की मौत से काफी दुखी हो जाता है। फिर वो जेमी से कहता है कि तुम एक जगह पर जाकर के छुप जाओ। तभी ईडी और उसके साथी गार्ड से सीसीटीवी में देखते हैं कि यूएस मार्शल की टीम यहाँ पर आ चुकी है, जिन्हें देख करके ये बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईडी सीसीटीवी में एक वैन को देखता है और समझ जाता है कि चार्ली ने अपने हैकर को इसी वैन में बैठा रखा है, जिसकी वजह से फोन में सारे सिग्नल गायब हो चुके हैं। फिर ईडी उस वैन वाले हैकर को मौत के घाट उतारने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है। तभी यूएस मार्शल की टीम अंदर आकर ईडी पर गन पॉइंट कर देती है। तब ईडी इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो गैंगस्टर नहीं है। उधर वो सारे गुंडे मैशन और जेमी के पास पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। मैशन भी उनका डट कर के मुकाबला करता है और कई गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। इधर यूएस मार्शल की टीम ईडी को बंदी बनाने लगती है। तभी ईडी उनके कान के पीछे 3 निशान को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये भी 666 गैंग के ही आदमी है। उधर मैशन जेमी को लेकर के बाहर आ जाता है, लेकिन ईडी कैसे भी करके जेमी को इनसे बचाना चाहता है। तभी ईडी इन गुंडों पर हमला कर देता है और वो गुंडे भी अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिससे मैशन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी विंस एक गन लेकर के आ जाता है और इन गुंडों पर हमला कर देता है। उधर जेमी भी भाग चुकी थी, लेकिन उसके पास वॉकी टॉकी था। तब ईडी उससे बात करता है और कहता है कि वो एक जगह पर जाकर के छुप जाए, वो जल्दी ही उसके पास आएगा। यहाँ चार्ली ने भी ईडी और जेमी की बातों को सुन लिया था, क्योंकि उसके पास भी एक रेडियो था जो सेम फ्रीक्वेंसी पर था। फिर वो अपने सारे गुंडों को कहता है कि कैसे भी करके ईडी को मौत के घाट उतार दो। उधर ईडी कैसे भी करके उस हैकर का काम तमाम करने के लिए बाहर पहुंचना चाहता है, ताकि सारे फोन्स में वापस से सिग्नल आ जाए। अब ईडी जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने लगता है, तभी उसके सामने खतरनाक गुंडा आ जाता है, जिसका नाम है डेड आइज। ये 666 गैंग का सबसे ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। ये ईडी पर टूट पड़ता है, लेकिन ईडी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, ये भी उसका बाप था। ये भी टूट पड़ता है उस पर और अब इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। डेड आइज ईडी पर भारी पड़ने लगता है। तभी ईडी अपना दिमाग चलाता है और उसे एक शॉट देकर के बेहोश कर देता है। फिर ईडी एक मोटर बाइक लेकर के बाहर निकलता है और उस वैन को जबरदस्त टक्कर मार देता है, जिससे उस वैन में आग लग
लग जाती है। अब वो एक गन लेकर के वापस जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी डेड आइज उसके सामने फिर से आ जाता है। अब वो जैसे ईडी पर हमला करने लगता है तभी ईडी उसके भेजे में गोली मार देता है और वो चंद्रयान से भी तेज ऊपर पहुंच जाता है। तभी एक स्नाइपर ईडी पर गोली चलाता है लेकिन ईडी उसका भी काम तमाम कर देता है। उधर हम चार्ली को देखते हैं जो जेमी के पास पहुंच चुका था। अब वो जेमी को मौत के घाट उतारता इससे पहले ही ईडी यहाँ पहुंच जाता है। चार्ली ने जेमी को पकड़ा हुआ था और वो ईडी को गोली मारने वाला होता है। तभी जेमी अपने बैग में से एक डेजर निकालती है और चार्ली को एक शॉक दे देती है। अब जैसे ही चार्ली अनबैलेंस होता है तभी ईडी इसका फायदा उठाता है और चार्ली की खोपड़ी में गोली उतार देता है जिससे वहीं पर चार्ली का भेजा बिखर जाता है और कुत्ते से भी ज्यादा दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। अब ईडी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जेमी उसे लेकर के बाहर आती है तभी पूरे शहर की पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। फिर अचानक से ईडी बेहोश हो जाता है और जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तब वो जेमी को अपने सामने देखता है। जेमी ईडी को थैंक्स कहती है तभी यहाँ पर जेमी के अंकल आ जाते हैं और वो उनके साथ चली जाती है। फिर ईडी भी डिस्चार्ज होकर के अपनी वाइफ और बेटी के पास चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सिक्योरिटी खत्म हो